स्टूडेंट्स, कल हमने जाना था रूट्स टू एस्टैब्लिश फेडरलिज्म, यानी कि हम किन तरीके से अपनी कंट्रीज़ में फेडरलिज्म को बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या हम फेडरलिज्म के फॉर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला जो समझा था वो था कमिंग टुगेदर। ठीक है, इसमें भी फेडरेशन बनता है। फेडरेशन मतलब यही है ग्रुप बनाना, यूनियन बनाना। ठीक है, ये यूनियन ही इसका मतलब होता है या ग्रुप मतलब होता है। ठीक है, दूसरे वाले हमने जाना था होल्डिंग टुगेदर का। एक बार उसी का ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने जाना था कि जो कंट्रीज़ आते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया या यूके हो गया, इनमें क्या होता है कि सभी इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी भी कंट्री पर, किसी भी देश पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, कोई भी निर्भर नहीं है, सबका अपना कंट्री है, अपना सबका सिस्टम है। तो जाहिर सी बात है ये आपस में आते हैं एक ग्रुप में काम करने के लिए, सभी आपस में आते हैं। तो जाहिर सी बात है दो पॉइंट पे बात करते हैं, वहाँ की सोवरेनिटी और दूसरे इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सभी देश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं कहने का मतलब ये हुआ, ये सभी अपने देश को क्या है, इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं अपना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश के मोदी क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी मीटिंग होती है तो जितनी दुनिया जहाँ में मीटिंग होती है या एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो मोदी जी जाते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करके आते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कंट्रीज़ भी क्या है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैंने इसमें ये बताया था कि सोवरेनिटी का कहने का मतलब, सपोज कर लो इन दोनों देशों ने अपना एक फेडरेशन बना लिया, मतलब ग्रुप बना लिया, तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे में कोई भी बाहरी देश आकर हमारे देश को कंट्रोल करे, हमारे ग्रुप को कंट्रोल करे। ठीक है, कोई भी बाहरी शक्ति जो है, कोई भी बाहर का हमारे इसमें ग्रुप में आके इंटरफेयर करे। ठीक है, जाहिर सी बात है दोनों ग्रुप बनाए तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही अपने इस पर राज करेंगे, अपना काम करेंगे, इनका पूरा सिस्टम होगा, ये दोनों ही मिलकर करेंगे, और ये अपने आप में कैपेबल हैं कि अपने फेडरेशन को कैसे चलाना है। ठीक है, इसीलिए आते हैं कमिंग टुगेदर। इसमें सारे आते हैं कैसे, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जिनको हम नॉर्मल भाषा में इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं। कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, सबको बराबर के राइट्स दे रखे हैं, सब इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो जो भी डिसीजन लिया जाता होगा तो दोनों अपनी कह सकते हैं सलाह से नहीं लेते होंगे, दोनों आइडियाज, ठीक है ना, सहमत लेकर करते होंगे, दोनों मिलकर लेते होंगे। ठीक है, ये नहीं चाहते कि कोई बाहर का इनके उस पर राज करे, कंट्रोल करे। दूसरा, इंटीग्रिटी की कोई बनाए रखते हैं। इंटीग्रिटी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने देश में जिनके कल्चर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, एकता, ठीक है ना, एक को बनाते रखते हैं, इन दोनों का एकता होती है, यूनिटी को बनाने में काम करते हैं। ठीक है ना, हमारे देश की। दूसरा बात हमने ये भी समझा था, ये आए इसीलिए थे कि दोनों इक्वल बराबर करते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, सबको बराबर के राइट्स मिले होते हैं। पर होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर, अच्छा इसमें एक जाहिर सी बात है, एक जो है वो सबको होल्ड करके रखता है। तो अगर मैं बात इंडिया की करूँ, इंडिया हम सब जानते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शब्द यूज किया, यूनियन। ठीक है, पहले क्या पता नहीं था, पता था, पर हमने क्या बोला कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, और ग्रुप ऑफ स्टेट्स को मिला के हमारा क्या बनता है, इंडिया बनता है। ठीक है, फेडरेशन का मतलब ये होता है। तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया में जो भी पावर्स वगैरह जो रिप्रेजेंट कर, सपोज करो यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, और हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब के राइट्स रेस्पेक्टिव स्टेट्स को दे रखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं सब के गवर्नमेंट्स जो बनी होंगी, सबके ड्यूटीज, सबका कंट्रोल दे रखा होगा, कौन सी कहाँ की सोर्स ऑफ इनकम मानी जाएगी, किस सरकार को पैसा मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को।
तो कहने का मतलब अच्छा ये जो बना रहा है ये कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और इंडिया कैसी लेवल पे कंट्रोल करेगी? एट द लेवल ऑफ नेशनल लेवल। और नेशनल लेवल कौन सी होती है हमारी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए हमारे देश में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और इन स्टेट्स को कंट्रोल करके। इसमें क्या आए कि कुछ स्टेट्स आए, मिलकर काम किया और कंट्रोल इंडिया नेशनल लेवल पे काम हुआ, ठीक है ना, कंट्रोल एक के हाथ में हुआ। ऐसे बेल्जियम में भी देखा, बेल्जियम भी तो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, वहाँ पे भी हमने देखा था कि वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि यूनिटरी गवर्नमेंट से कैसी गवर्नमेंट बन जाए, फेडरल गवर्नमेंट या बाइलेटरल गवर्नमेंट बन जाए, जो पहले एक के हाथ में कंट्रोल था अब वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मिल जाए। जैसे बेल्जियम में हमने देखा था, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्यों ना हो या फिर कल्चर के बेसिस पे क्यों ना हो, ठीक है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे इंडिया में भी क्या है, हमारे इंडिया क्या बोला जाता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग डाइवर्सिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे तरह तरह के त्यौहार होते हैं, तरह तरह के कल्चर्स हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तरह तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तरह तरह के डिशेज़ होती हैं, सबके अलग अलग तरह के खाने हैं। इन सब का रेस्पेक्ट करते हुए हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये अच्छा एक फीचर है क्या कि हमारा देश जो है ऑल स्टेट्स यानी कि जितने भी स्टेट्स में सारे कल्चर वगैरह फेस्टिवल बनाए जाते हैं उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया एमपी गवर्नमेंट हो गई, हरियाणा गवर्नमेंट हो गई, पंजाब गवर्नमेंट हो गई, ये सभी को मिला के इंडिया बोला गया है, ठीक है। तो ये जब जिम्मेदारी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है ना स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे बेल्जियम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दी थी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कह लो या रीजनल गवर्नमेंट कह लो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह लो, बातें की है। ऐसे ही हमारे देश की इंडिया में भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी। तो अलग अलग अपने स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बात करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से की जाएगी। इसमें आने का पर्पस ये था कि कंट्रोल एक का होता है। जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है 28 स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है ना। पावर्स डिवाइड कर रखें, कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग पावर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग पावर होंगी, ठीक है। ये चीज़ हमने कल समझा था। आइए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अभी पावर्स की जो बात है, किस किस टॉपिक पे इनको पावर मिलती है, रूल बनाने की, लॉ बनाने की, ठीक है, डिसीजन लेने की। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है एरियाज, जैसे बैंकिंग सेक्टर, सेक्टर का मतलब भी तो मैंने एरिया बताया था, या डिफेंस का एरिया, या फाइनेंस का एरिया, या एग्रीकल्चर का एरिया, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं हमारे अलग अलग लिस्ट में, आज हम उन्हीं को ही पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा जो इंडिया अगर देखा जाए, एक जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में कैसे कैसे स्टेट्स बने और उन स्टेट्स को मिलाकर हमारा इंडिया कैसे बना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या क्या चेंज हमारे हैं। अच्छा, ये सब तो जानते हैं कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था। ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है, ये दुख की बात थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, क्रिमिनल प्रोटेस्ट हुई थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, संप्रदाय अलग अलग तरह के जो रिलीजन्स वगैरह जो बने हुए थे, अलग अलग तरह के पंथ जो बने हुए थे हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सब में लड़ाई वगैरह हुई थी। और स्पेशली पाकिस्तान जो मुस्लिमों का देश, इस्लाम का देश बोला जाता है, खून खराबे हुए थे, ब्लडी ट्रेन्स वगैरह आने लग गई थी। कोई अगर पाकिस्तान से यहाँ इंडिया लौट भी रहा है तो खून खराबा होकर लौट रहा है। तो बहुत सारे दंगे हुए, काफ़ी चीज़ें जलाई गई, क्योंकि ये विरोध इतना बढ़ गया था। और ये हैप्पी बर्थडे नहीं है इंडिया, ये दुख वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुख ये भी था कि भैया हमारा वो जो हिस्सा था अलग कैसे हो गया, है ना। अब वहाँ से लोगों को आना पड़ेगा, तो वो इतने भय में हुए थे, इतने फियर में आ गए थे, इतना खौफ आ गया था कि भाई वो सही सलामत बच के आ गए, क्योंकि मुस्लिमों का एरिया है, मुस्लिमों ने तलवार चला दी, मारकाट कर दी, है? और अगर यहाँ से कोई, वहाँ के लोग ये सोच रहे थे कि भाई मुसलमान सही सलामत आ जाए, हिंदुओं कहीं जला वला ना दे। तो सिक्योरिटी का बहुत ये था, जैसे हमारी फैमिली की सिक्योरिटी की सुरक्षा बोली जाती, भैया हमारे कहीं भी बच्चे बाहर गए तो सही सलामत आ गए घर लौट के। ऐसे ही हमारे देश में भी दंगे हो गए थे
जो, क्योंकि ऐसा देश है ना कि सपोज करो कोई हमारा रिश्तेदार पाकिस्तान के किसी शहर में रह रहा है, तो पहले तो इंडिया एक ही था, तो जाहिर सी बात है, तो अब बंटवारा हो गया, तो कुछ लोग इंडिया में आए, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान में चले गए जो रह रहे थे, जिनका ओरिजिन ही अलग होगा। अब सपोज करो किसी का ओरिजिन इंडिया में है, कोई वहाँ का रहने वाला पर वो पाकिस्तान में रह रहा है, क्योंकि आज़ाद होने के, बंटवारा होने के बाद ही तो नाम चेंज हुआ है पाकिस्तान। तो ये बड़ा खौफ का बना हुआ था। तो वो जिसका इंडिया ओरिजिन, तो पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ रहा होगा वो ट्रेन में बैठने के लिए, भैया मुझे तो वहाँ पहुँचना है, अब मेरा रहना बसेरा जो है वहीं रहना है। तो इंडिपेंडेंट हमारा जो हुआ था वो यही था कि बहुत सारे ऐसी रंजिशें थी, बहुत सारे खून खराबे हुए, तब जाके हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ। हमारे, अच्छा एक आंगन के मैं टुकड़े दो कर दूंगा तो बाउंड्री बन जाती है। तो हमारा जो इंडिया जो इस तरीके से आता था, इस तरीके से आता था, इसमें टुकड़ा बन गया था, यानी कि बाउंड्री बना दी गई थी, एक लाइन बना दी गई थी, दरार बना दी गई थी कि भैया ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। ये तो था इंडिपेंडेंस के आपस में। ये कब बात हुई थी? ये हमारे साइन हो गए थे। पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947। इसका इतिहास इस दिन से स्टार्ट होता है, हमारा तो बहुत पहले से हिस्ट्री है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा देश में, अब हमारे देश को क्या बोला जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का ग्रुप। हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है, ग्रुप है। अब मैं स्टेट्स की बात करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। अगर हम बुक में भी अपने 1947 वाले मैप को देखें तो बुक में भी यही बता रखा है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, राजा रूल करते थे। तो राजा वाले एरिया को क्या बोला जाता था? वहाँ का रीजनल किंगडम, ठीक है। तो उनके अलग अलग प्रांत बने हुए थे, अलग अलग एरियाज बने हुए थे। तो ऐसे हमारा जो देश जो था वो 562 रियासतों में बटा हुआ था, रजवाड़ों में बटा हुआ था, जो राजा के, हाँ बिल्कुल, प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता है इसको। हमारा इंडिया जो है वो 562 प्रिंसली स्टेट्स में बना हुआ था। तो कह सकते, अच्छा जैसे किसी भी चीज़ के, कोई चीज़ है, ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्ट कर दो, तो ऐसे हमारे इंडिया के 562 पार्ट्स हो रखे थे। छोटो 562 बहुत होते हैं। इनको एक करने के लिए एक नेता निकल कर आए, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनको निकलने के लिए आए, तो उन्होंने एक किया। उन्होंने क्या सपना देखा था? हमें भारत बनाना है, क्योंकि पहले भारत बटा हुआ था, इंडिया बटा हुआ था 562 प्रिंसली स्टेट्स में। भाई सबके राजा अलग अलग थे, सबके राजा अलग अलग थे, कहने का मतलब। अब मैं अगर बात करूं, राजस्थान मेवाड़ का एरिया राजपूताना एरिया हो गया, ठीक है। गुजरात के जूनागढ़ और वो सारा एरिया चित्तौड़ आ जाता है। बात करूं आंध्र प्रदेश, उसको निजाम का एरिया बोला जाता था। महाराष्ट्र को मराठाओं का एरिया बोला जाता था। उत्तर प्रदेश ये सारा हो गया, इनको अवध का एरिया बोला जाता था। बंगाल को तो बंगाल का एरिया ही था, कश्मीर का कश्मीर का। तो ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे देश में 562 राजा राज कर रहे होंगे। तो 562 राजाओं के 562 एरियाज होंगे, जिनको प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता है। तो 562 राजा राज कर रहे थे, इनको राजी करना था हमें, और राजी करना था तो कहने का मतलब हमें आपस में मिलाना था। और हम जब मिलाएंगे तो हमने फॉर्मेशन बनाई इंडिया की, तब जाके हमारा इंडिया बना, छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा भारत बहुत चीज़ों में बटा हुआ होता। जो हम कहते हैं ना कि अरे भैया हम यहाँ जा रहे हैं, क्या करें, राजस्थान जाएंगे, तो हमें कर देना पड़ता है, वहाँ को टैक्स देना पड़ता है, वहाँ की राय परमिशन लेनी पड़ती है, हम क्या हमारे तुम्हारे एरिया में आ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश भी बहुत छोटे छोटे पार्ट, और किसी चीज़ का हम पार्ट कर दे तो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, साइंस में यही पढ़ते हैं। तो हमारे इंडिया के देखो 562 पार्ट्स कर दिए थे। इन सबको एक करने का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका जिम्मा उठाया और उन्होंने राजी किया, भैया अब ऐसा है, हमें भारत बनाना है।
भारत बनाना है तो जाहिर सी बात है इनको एक करना पड़ेगा। इनको एक प्रॉब्लम आई क्या, 3 जगह के राजा थे जो बहुत ज़्यादा नाक में दम कर रहे थे, भारत बहुत सारे लगभग बांध रहे थे। 3 थे, एक तो जम्मू कश्मीर का था, एक जूनागढ़ का था, ये बेटा हमारा गुजरात में आता है, और कुछ जो है ये निज़ाम का था, जो हमारा कह सकते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो बना हुआ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर निजाम को तो उन्होंने कर लिया था। अब भाई हमें किसी को भी अगर बात बनवानी है तो हमें 4 मेथड आते हैं। क्या, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, साम, दाम, दंड, भेद। ये 4 तरीके हैं अगर हमें किसी से अपनी बात बनवानी है। और ये एक डिप्लोमेटिक पर्सन थे, कूटनीतिक, कूट के प्लानिंग करते थे। कैसे इनके दिमाग में आइडियाज आते रहते थे, इनोवेशन आते रहते थे, कैसे मैं इसको राजी कर सकता हूँ, ऐसे तरीके लगाते रहते थे। जैसे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ खुरापाती चलती रहती है। तो ये क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये अच्छे हमारे क्या थे, डिप्लोमेटिक थे, अच्छे डिप्लोमेट थे, साथ में अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने 562 स्टेट्स को मिलाया, अपनी राजनीति लगाकर, कूटनीति लगाकर, तरह तरह के साम दान दंड भेद लगाकर। अगर कोई प्यार से मानना है तो ठीक है, दंड से माने हम डरा नहीं, दंड से करेंगे तो मतलब डरा के, ओए कर रहा है कि नहीं, भेद से चल छोड़ दे, तेरे को तो आनी नहीं तो भाग। इसमें क्या हुआ था कि निजाम को तो उन्होंने राजी कर लिया था अपनी इंडिया में मिलाने के लिए। भाई हम क्या करते हैं, सेल्स में अगर हम मिला लेते हैं तो वो चीज़ उतनी बड़ी होती जाती है। तो हमने स्टेट्स को 562 स्टेट्स को मिलाते गए तो जाहिर सी बात हो एरिया बड़ा होगा। वही एरिया हमारा क्या कहलाए, इंडिया कहलाए। एक था जूनागढ़, जूनागढ़ ऐसा था वो भाग गया था पाकिस्तान में, ठीक है, इस पे चीज़ अप्लाई नहीं होती, अपने आप ही भाग जाएगा डर के। इसने नाक में दम कर रखा था तो इस पे भी साइन करवा लिए, ऐसा दंड दिखाकर, डर दिखाकर, ठीक है, ये दिखाकर हमने क्या है, साइन करवा ली। जब ऐसा है तू ही लास्ट में रह गया, मान जा, नहीं तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, अच्छा आज के टाइम पे जो हम इंडिया पढ़ते हैं, ये वाला इंडिया जो हम पढ़ते हैं, जो सारे हम स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं, वो इनकी उससे मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। अगर ये ना होता तो हमारा भारत फॉर्म ही नहीं होता, इंडिया फॉर्म ही नहीं होता। ये जो हम स्टेट इंडिया देखते हैं ऐसे कभी। सर इसके आयरन मैन का क्या रिलेशन? आयरन मैन, ये आयरन जैसी पर्सनैलिटी के थे, किसी से डरते नहीं थे, ठीक है, काम करवाना है कैसे भी काम करवाएं, तो सख्त होता है ना आयरन, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं के उसको बनाया हुआ है, मूर्ति जो बनाई गुजरात में। तो इस तरह का जो हम इंडिया देखते हैं वो हमारे किन की वजह से पॉसिबल हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से, इस तरह का जो इंडिया था। तो कह सकते हैं इसमें छोटे छोटे पार्ट्स 562 स्टेट्स मिलाकर ये बना होगा। पाकिस्तान तो क्या चाहता था कि भाई यहाँ पे एक हमारा वो आता है सी पोर्ट, ठीक है, कांडला गुजरात में। वो क्या चाहते थे कि भाई तुम, ऐसा है पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज़ ये उठाई थी कि तुम हमारा ये वाला पोर्ट दे दो, ये वाला हिस्सा दे दो, और हमारा क्या है आवागमन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हम अपना ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में क्या चाहता, अगर गलती से राजस्थान पाकिस्तान में मिल जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है बहादुरी के लिए जानी जाती है। यहाँ की जो राजपूताना जो राजा पैदा हुए ना, बहुत बहादुरी के लिए हैं। अगर यही चला जाता तो ये समझ लो कैपिटल है हमारी दिल्ली, तो
इसको डर हो जाता, खौफ हो जाता, अटैक होने का, क्योंकि राजस्थान से छुट्टा हो दिल्ली है, हरियाणा राजस्थान से। तो पाकिस्तान और भाई किसी भी देश की ताकत क्या होती है, वहाँ की कैपिटल, और वहाँ की कैपिटल क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से चलती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो गया होता पाकिस्तान से। तो जो हम बाउंड्री पे सीज फायर देखते हैं एलओसी कारगिल पे, तो हमें कितना खतरा रहता दिल्ली से। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रणनीति बनाई, एक आइडिया बनाया कि भाई कुछ भी हो जाए हम राजस्थान को नहीं जाने देंगे अपने यहाँ से। हनुमंत राय एक उस टाइम पे राजस्थान के वो थे, राजा थे, ठीक है। उन्होंने तो बल्कि क्या कहते हैं, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा था उस पर गोली तक, बंदूक तक रख दी थी। और जैसे ही नाम सुना, भैया तू ऐसे नहीं ये होगा, तो उन्होंने अपना करवा लिया, भैया तू ऐसा है कर ले। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया कि भैया ऐसे ही मान नहीं रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुनते ही हाँ साहब हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन तो था लास्ट तक हमारा, जो हमारे इंडिया को चला रहा था, लास्ट वक्त रहा, जिसके हाथ में इंडिया का कंट्रोल था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती थी, आपस में अच्छे से जानता था, और जवाहरलाल नेहरू को सरदार वल्लभ भाई पटेल अच्छे से जानते थे। तो मेजर जो दबदबा जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन का ही था इंडिया में। इंडिया से वो खुश था, बेशक वो कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की वो कर रहा था उससे दुखी हो। तो इनका ये था कुछ भी हो राजस्थान को हम नहीं जाने देंगे अपने इसमें से, इसीलिए उन्होंने राजस्थान को बनाया। और राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया में, और यहाँ से भी दूर हो गया, कैपिटल हमारी बची की बची रहेगी, अब कोई खतरा नहीं होगा पाकिस्तान से। तो इस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स, 562 प्रिंसली स्टेट्स रजवाड़ों, इनको रजवाड़ा बोला जाता है, रजवाड़े या रियासतें, जिन राजाओं के एरिया होते हैं उनको हम रियासतें बोलते हैं, इनको उन्होंने मिलाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंडिया की फॉर्मेशन हुई। और जैसे ही हमारा टाइम आया 15 अगस्त 1947, हमारे देश में माइग्रेशन स्टार्ट हो गई, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। तो आना जाना हो गया, आना जाना प्लस अच्छा पाकिस्तान वो हो गया, तो दंगे वगैरह भी हो गए थे। तो भाई सही सलामत बच के आ जाए। जैसे अच्छा जब ये SC ST की जो धारा जो लगी हुई थी उन पर जो आया था, तो चौकियाँ तक फूक दी थी, बसें वगैरह जला दी थी, जब SC ST कानून आया था अभी 3-4 साल पहले। तो उस पर भी खतरनाक दंगे इस दौरान हुए थे, 15 अगस्त 1947। ठीक है, आगरा में जला दिया था क्या, और क्या आगरा में भी तो हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारा एक तरीके से स्टेट्स की फॉर्मेशन ऐसे हुई थी, 562 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारा देश का जो बंटवारा हुआ था वो खुशखबरी नहीं थी, वो दुख खबरी थी, दुख की खबर थी, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी। अच्छा सवाल क्या आता है कि हमारे इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बोला जाता है, कौन बनाता है। और हम सब जानते हैं हमें फेडरलिज्म का, फेडरल जो वर्ड है उससे फेडरलिज्म बना है। और फेडरलिज्म का मतलब क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइड हो जाती है अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पर। और वो लेवल्स कौन से हैं आइए जानते हैं। क्योंकि हमारा फेडरल का मतलब ही क्या है, पावर डिवाइड कर देना। एक तरह की ये भी गवर्नमेंट ही मानी जाती है, एक तरह का प्रोसेस माना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमने पावर डिवाइड करी अलग अलग लेवल्स पर, और वो लेवल हमने क्या, इनको 3 टियर सिस्टम भी बोला जाता है। थ्री टियर सिस्टम। और हम सब जानते हैं हमारी नेशनल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट राज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे कौन सी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल लेवल पे कौन सी करेगी, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, इस तरह की।
अच्छा, ये जो वर्क जो करती हैं, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पावर्स दे रखे होंगे, तभी तो ये काम करती हैं। तो क्या वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं होंगी? बिल्कुल लिखी होंगी। वो पावर्स क्या हैं, वो सब्जेक्ट्स क्या हैं, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो हम जानेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हमारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पार्ट्स में हमारा होता है। क्या, जरा देखते हैं। पहला पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम तरह तरह की लिस्ट पढ़ेंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी गवर्नमेंट को 3 तरह की पावर दे रखी है, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो पहली जो लिस्ट आती है वो आती है हमारी यूनियन लिस्ट। सेकंड आती है हमारी स्टेट लिस्ट। थर्ड आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इन्हीं पे बात करेंगे हम। इन पे क्या है, 2-3 मैंडेटरी मेजर्स पे बात करेंगे। पहली आती है, इसमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, इसको कौन कंट्रोल रखता है, कौन डिसीजन बना सकता है। ठीक है, किस लेवल पे डिसीजन बनाए जाते हैं, वो हम जानें। अगर मैं इनके सब्जेक्ट्स की बात करूं, क्योंकि हम इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर मैं बात करूं, वो आते हैं हमारे 97। आज के टाइम पे 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। और कंकरेंट लिस्ट की बात करूं, तो कंकरेंट में 47 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, एक बार इनको समझेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट समझ गए। अब एक एक करके हम इन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट हम पढ़ने जाएंगे यूनियन लिस्ट। ठीक है, 3 उस पर काम करेंगे। बेटा सबसे पहले हम इसमें बारे में जानेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट जाहिर सी बात है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो अब हम कुछ पैरामीटर्स हमने ले लिए हैं कि किस किस लेवल पे हमारा यूनियन लिस्ट बात करता है। पहला, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करूँ, 97 सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें। ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, वरना लिस्ट तो बहुत लंबी है, इतने तो याद नहीं कर पाएंगे, इतने याद करने काफ़ी है। ठीक है, तो 97 सब्जेक्ट्स यानी कि 97 ऐसे एरियाज हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि पूरे देश के लिए कानून बनता है नेशनल लेवल पर, इसीलिए सब्जेक्ट्स ये एरियाज जो होते हैं ये नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ है, करेंसी है, नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी वाला करेंसी का तो पूरे देश पे अफेक्ट हुआ था उसका। जब करेंसी बंद हो गई थी, डिमोनेटाइजेशन हो गई थी, तो करेंसी पे डिसीजन लेने का राइट भी हमारा जो है यूनियन लिस्ट में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन एरियाज को कौन कंट्रोल करके रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इसके अंडर में ये सारे एरियाज काम करते हैं इन सब्जेक्ट्स पे, और डिसीजन भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके लेती है इन एरियाज पर। ठीक है, यूनियन लिस्ट हमारी इस तरह से कवर होती है। वो सब्जेक्ट्स कैसे हैं? जैसे एयरवेज, जैसे इंडियन एयरवेज होते हैं हमारे, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करके रखती है। अच्छा, इससे जो टैक्स आता होगा, जो आता है वो किसके पास जाता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट करेंसी, जैसे मैंने बात बताई, कौन सी करेंसी नहीं छापनी है, कौन सी बंद करनी है, आरबीआई को दे रखा है हमने, और आरबीआई किसके अंडर में काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक बोला जाता है इसको। तो सेंट्रल बैंक को कौन संभाल रही होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके अंडर में जो भी करेंसी से रिलेटेड चेंजेस लाने पड़ते हैं या डिसीजन लेने हैं, वो सारी हमारी यूनियन लिस्ट में आता है, कवर होता है। टेलीकॉम मिनिस्टर हमारे बनाए जाते हैं, जितना भी हमने, अच्छा जो रेट्स वगैरह जो बढ़ाए जाते हैं वो क्या उसकी सलाह से नहीं बनाए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से
तो जितने भी आइडियाज़ जियो है, टेलीफोन वगैरह जो है हम आप देते हैं, MTNL, BSNL हो गया, VI हो गया, तो क्या गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती हुई क्योंकि ये रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रायर इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, प्रिजन्स हो गए, जेल। ठीक है, जेल से रिलेटेड भी कोई भी कानून बनाना है, डिसीजन लेना है, तो उसका राइट भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी जेल हैं, यरबदा जेल हो गई, तिहाड़ जेल हो गई, पुणे जेल हो गई, तो ये सारी चीज़ें। मेट्रोलॉजी कहने का मतलब होता है मौसम विभाग, तो हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट जो है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। उसमें भी अगर कोई डिसीजन लेना है, रूल बनाना है, लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। फॉरेन अफेयर्स यहाँ के हमारे जो अच्छा मंत्री घूमते हैं बहुत सारे, हमारे कहीं पे अगर मीटिंग होती है, समिट होती है, बैठक होती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। कोई भी अगर करारनामा होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी लेवल की मीटिंग्स होती हैं बड़े बड़े नेशंस के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये सारे में भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। वही किसको, अच्छा इन सब के एयर टिकट वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराती हुई। फॉरेन अफेयर्स से जाहिर सी बात है, फॉरेन अफेयर्स कहने का मतलब क्या है, विदेशों से संबंध, यानी कि फॉरेन कंट्री से रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, बात करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, एग्रीमेंट करके, मीटिंग करके। तो ये सारी चीज़ फॉरेन अफेयर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और उन पे उनसे रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पे क्या है डिसीजन लेती है। सर इसमें टूरिज्म हो सकता है? टूरिज्म बिल्कुल, मॉन्यूमेंट्स क्या है, टूरिज्म भी तो है। मॉन्यूमेंट्स के जो आ रहे लोग देखने के लिए क्या है, टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिफेंस की, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो इनसे रिलेटेड जो है डिसीजन लेना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अच्छा, इन सब का तीनों का जो मैंने नाम लिया, इंडियन आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, इन सब का कंट्रोलर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अब बीच में एक और हम बना रहे थे CDS, ठीक है ना, CDS हम बना रहे थे, जो हमारे होते तो ऐसे मीडिएटर का काम करते हैं वो। सर जिनकी अभी डेथ हुई थी, हाँ, विपिन रावत रावत की होती, अभी बीच में और भी कोई बंदे हैं हमारे। वायरलेस जो होते हैं, जो बात करते हैं, उससे रिलेटेड भी अगर कोई आता है, वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन क्या है हमारे वायरलेस हुआ। ठीक है, अच्छा हमारे जो टेलीफोन होते थे वो तो बाहर से होते थे। तो ये सारे ऐसे नेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप में नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी रूल बनाया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, वो अपने बिहाफ पे उनको बनाती है। थोड़ा सा हमने क्या देखा था इसमें, थोड़ा सा बैकअप पढ़ लेते हैं जितना भी हमने समझा था। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversities। कहने का मतलब क्या हुआ, श्रीलंका और बेल्जियम में बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। श्रीलंका में तो सिविल वॉर हो गया था, हंगामे हो गए थे। अगर हम देखें बेल्जियम की, तो वहाँ पे क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट चलती थी, उसके बाद बायलेटरल गवर्नमेंट अगर कहें या फेडरल वाली गवर्नमेंट चलने लगी, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दे दी थी। सेकंड इसमें क्या बात बताई है, व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेजेस, रीजन्स, कल्चर। अब इंडिया का क्या हुआ भैया, उसमें तो 3 तरह की लैंग्वेज तो बोली जाती थी बेल्जियम में, जर्मनी, डच, फ्रेंच, जर्मन, डच, फ्रेंच, तो 3 तरह का कल्चर होगा। पर हमारे इंडिया में तो 22 लैंग्वेज बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, और है बहुत सारी भाषा। तो उनका क्या होगा, उनके कल्चर्स का क्या होगा, उनको कैसे चलाया जाता होगा, वो उनके जो रिलीजन्स, बहुत सारे हमारे में 8 तरह के रिलीजन आते हैं, 8 तरह के पंथ आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी जो होते हैं। ठीक है, इन तरह के इनको कैसे चलाया जाएगा। इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे कल्चर्स आते हैं, बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ये सारा कंट्रोल हमारा पावर डिवाइडेशन से होता है। ये सारे कल्चर जो भी जितनी भी चीज़ हैं, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी, चाहे वो नेशनल लेवल का मैटर हो, चाहे स्टेट लेवल का हो या लोकल लेवल। अगर मैं बात करूँ उसमें क्या बोला है, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैसे हमारी कंट्री में, 3 तरह की पावर शेयरिंग दे रखी है। कौन सी, एक तो हमारी यूनियन लिस्ट में दे रखी है, दूसरी स्टेट लिस्ट में दे रखी है, तीसरी कंट्रोल लिस्ट में दे रखी है। पर पावर शेयरिंग पे कंट्रोल करने का, डिसीजन लेने का राइट किसको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और बस इन दोनों को ही होता है। लोकल गवर्नमेंट तो हमारी सिर्फ मददगार होती है, बट ये 2 मेन ही होती है, क्योंकि हम जो है इन लिस्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो 2 गवर्नमेंट की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले वाली लिस्ट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, दूसरी इसमें बोला गया, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन।
अच्छा, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स जो छोटी छोटी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं 562 वो इमर्ज हो गई, आके मिल गई, ठीक है। तो ये बहुत दर्दनाक वाली चीज़ थी। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, वो हमारे इंडिया का पार्ट बन गई और उन सबको मिला के क्या बोला गया, इंडिया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ ये चीज़ बता दी कि हमारे जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। ऑल्दो इट डिडंट यूज अ वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। अच्छा, हमारे देश में जब हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ड्राफ्ट कर रही थी, ठीक है, तो हमारी उनको पता नहीं होगा, पता होगा हमारे इसमें क्या फेडरेशन शब्द नहीं यूज हो सकता, बिल्कुल यूज हो सकता है। उस टाइम पे हमने क्या रखा, यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा, क्योंकि उस टाइम पर हमारा भारत एक हो रहा था, रियासतें जो थी मिल रही थी, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा गया और ग्रुप ऑफ स्टेट्स को हमारे इंडिया ही बोला जाता है। पर वो काम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर करती हैं, जो हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ी थी वो उन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। अगर हम फेडरेशन वर्ड यूज भी ना करें तो भी हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स ही बोला जाता है, उसी के तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। दूसरी क्या बात बता रखी, let us go back to the several features federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने 7 फीचर्स पढ़े थे, 6 फीचर्स, ये सारी चीज़ें जो दी हुई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं 7 फीचर्स के बेस पर बना हुआ है। तो ये सारी क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी होंगी, बिल्कुल दे रखी होंगी। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 2 tier ऑफ सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें 2 तरह की गवर्नमेंट की बात की गई थी, जिक्र किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद या उसे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने के बाद 3rd टियर डाला गया लोकल गवर्नमेंट, अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट डाला था। कौन सी अमेंडमेंट थी वो, 42, ठीक है, जिसे हमने जाना था और जिसको कह सकते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना था। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 तरह की गवर्नमेंट की आपको बात करी गई, यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी क्या थी, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो पूरे देश को जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो यूनियन गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी। सेकंड थी द स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी टाइप का टियर का हमसे आ गई स्टेट गवर्नमेंट की, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टेट को करेगी। नेक्स्ट लेटर अ 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज इंडेड एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। बाद में जो है अमेंडमेंट हुई उसमें पंचायत का सिस्टम भी और म्युनिसिपैलिटी का भी चलाया गया 73 वाले में। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. तीनों जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की जो बात करी गई है, इन सब का लीगल एरिया अलग अलग होता है, अपने अपने पावर्स का ये एंजॉय करती हैं, इनको अपनी पावर्स दे रखी हैं, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लेजिस्लेशन जो पावर दे रखी है हमारी, वो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, ठीक है। थर्ड इट कंटेन्स 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही हमारी लोकल गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 तरह की गवर्नमेंट की बात कर रखी है, तो 2 तरह की गवर्नमेंट को कंट्रोल दे रखा होगा, यूनियन लिस्ट वाली को यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल दे रखा है, ठीक है। और अगर मैं स्टेट लिस्ट को बोलूँ तो उस पर कौन कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे ये यूनियन लिस्ट के थे, आइए इनको जरा जानते हैं। Union list include a subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currencies। 3 बात कर रखी मैंने, बहुत सारे बता दी। अच्छा, इसमें बैंकिंग भी आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, करेंसी जो है बैंकिंग का ही पार्ट आ जाता है, बैंकिंग का अलग है क्योंकि रेट्स वगैरह जो बढ़ाए जाते हैं। करेंसी का तो ये है कौन सी करेंसी हमारी नहीं चलानी है, नोट नहीं छपवाने हैं, ठीक है। पर बैंकिंग की बात ये आ जाती है कि रेट्स जो डिसाइड किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, CRR हो गए, रेपो रेट हो गए, SLR हो गया, ठीक है, ये रेट्स भी जो है आरबीआई के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और ये सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में हमारी आती हैं। तो इन पर जो भी डिसीजन जो लेना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ दे रखिए। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। अच्छा, इनको यूनियन लिस्ट में क्यों डाला है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो सबके लिए यूनिफॉर्म अप्लाई होंगे, सबके लिए सेम अप्लाई होगा, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, ठीक है। सारी स्टेट्स में इनके जो लॉज होंगे वो सब के कॉमन होंगे, सेम होंगे और सभी स्टेट्स को इनसे बने हुए लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, जो आगरा में जो जेल है
या उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जेल हैं। लॉ किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फॉलो कौन कर रहा है? यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो बात बता रखी है क्या, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक्स लॉज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट ही यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है जितने भी 97 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो खुद अपने आप में उनके लॉज बना सकती है और उनसे रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। लॉ, किस लॉ को शामिल करना है, किसको हटाना है, किसको मॉडिफाई करना है, काम किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सेकंड अगर हम बात करें, स्टेट लिस्ट की बात करेंगे, जिन पे कंट्रोल किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सेकंड अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में हम सब जानते हैं वर्ड ही इसमें स्टेट आ रहा है तो कंट्रोल किसका होगा? स्टेट का होगा। डिसीजन कौन लेगा? स्टेट लेगी। इंपॉर्टेंस कौन सी होगी? स्टेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वही चलाना है, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना है, तो सारा जिम्मेदारी जो होगी वो स्टेट की होगी। ठीक है, तो इन्हीं को जरा हम समझते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ 66 सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन ले सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ता है। लिस्ट बहुत लंबी है तो थोड़े से मैंने 4-5 इसमें सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। सेकंड इसमें दे रखा स्टेट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें डे टू डे उसमें इंपॉर्टेंस के लिए बात रखती हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स पे कोई ना कोई हमारा मैटर खड़ा हो सकता है, कोई ना कोई बात आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट मना करती है। कंट्रोल किसका होता है इनके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब वो सब्जेक्ट्स कौन से जरा ध्यान देते हैं। पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट आता है, उसमें इरिगेशन हो या उसमें कोई भी कानून में हमें चेंज लाने हो तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट चेंज लाती है। सेकंड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हो गया, वन विभाग, उसमें भी क्या है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट लाती है। ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि जितने भी हमारे बायोस्फीयर वगैरह रिजर्व होते हैं तो उन सब की जो डाटा जो दिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाता है। सेकंड है फिशरीज, मछली पालन, मछलियों का जो भी है डिसीजन, लॉ बनाना है, कैसे उनकी मार्केटिंग होनी है, वो सारी चीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, यूपी पुलिस होगी, राजस्थान पुलिस होगी, एमपी पुलिस होगी, तो वो भी क्या है? पुलिस सिस्टम कैसे चलाना है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। सारा काम किन दोनों इंसानों के उसमें होता है, या तो उस स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, या फिर उस स्टेट का गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। ये सीएम और राज्यपाल मिलके ही क्या है? इन पे डिसीजन लेते हैं। ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस होते हैं बेटा हमारे जो व्यापार के जो संघ होते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, तो बहुत सारे ट्रेड यूनियन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शू का ट्रेड यूनियन अलग होगा जिसमें सिर्फ शू मैन्युफैक्चरर ही आते होंगे, शू के बिजनेसमैन आते होंगे। ठीक है, अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो मिल्क जो भी प्रोडक्शन होता है उनका ट्रेड यूनियन अलग होगा जो उनका बिजनेस करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यानी कि सबके अलग अलग यूनियंस होते हैं, सबके अलग अलग फाइनेंस का, टैक्स किसी का अलग अलग है, तो वो क्या करते हैं, हर जिले का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग ट्रेड यूनियन होता है, उसमें सब तरह के बिजनेसमैन आते हैं, चाहे ज्वेलरी का क्यों ना हो, शू का क्यों ना हो। अच्छा, जब बजट आता है तो ये सारे ट्रेड यूनियन जो है अपनी अपनी राय देते हैं इसमें बिजनेसमैन, अरे इस बार टैक्स बढ़ जाए, अब बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स कम होना चाहिए, और कहते हैं कि उसमें हमारा जो है घाटा हो जाएगा, टैक्स बढ़ा देंगे, बिजनेसमैन को तो टैक्स देना, इसीलिए वो बजट से ही उम्मीद करते हैं कि टैक्स कम हो जाए, टैक्स रेट कम आ जाए। लॉ कोर्ट्स, कोर्ट से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है, लॉ बनाना है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट तक तो लास्ट में बात जाती है, रेयर चांसेस होते हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, वरना वो सारी चीज़ जो हमारी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में निपट जाती हैं। फैमिली कोर्ट भी उसी में होता है। ठीक है, जो हमारे परिवार की जो लड़ाई वगैरह रहती है, डाइवोर्स का हो गया, मैरिज का हो गया, सबका वो सारा होता है। हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी रूल है, कानून बनाना है, वो भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और लास्ट है रोड, जो भी तुम आसपास देखते हो, ठीक है, सिर्फ नेशनल हाईवे को छोड़कर, क्योंकि नेशनल हाईवे में अथॉरिटी जो होती है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का राज चलता है, पर स्टेट हाईवेज भी होते हैं, उन पर भी टोल लगता है, तो उस पर रोड का जो बात है उस पर स्टेट गवर्नमेंट लेके करती है। अच्छा, जो अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे स्टेट हाईवे लगते हैं, और स्टेट हाईवे लगते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के अलग स्टेट के टोल होते हैं, और अलग स्टेट के टोल, जाहिर सी बात है वहाँ टोल को कौन रिसीव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ के टोल टैक्स कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। सर अगर मतलब प्राइवेट कंपनीज ने उसमें हेल्प करी हो तो फिर उनके पे जो शेयर भी जाएगा उनको, थोड़ा सा शेयर उनको जाता है। वैसे हाईवेज जो है प्राइवेट कंपनी बना रही है, जैसे यमुना एक्सप्रेस, ये सबसे महंगा, सबसे ज़्यादा टोल उसी पे लगता है। ठीक है, ये ऐसा है। लखनऊ
जाता है, ठीक है ना, और नोएडा तक चलता है हमारा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट एरियाज हैं जहाँ पर क्या है स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेती है, कानून बनाती है। इसमें 66 आते हैं। ये स्टेट इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखते हैं क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्हीं से ही बात होती है। अगर कोई केस चार्ज वगैरह लग जाए तो पुलिस का देखना पड़ेगा भाई, अगर बिजनेसमैन का कोई भी बात हड़ताल होगी तो ट्रेड यूनियन देखेगी, अगर कानून कोई भी लॉ से रिलेटेड हो गया, कोर्ट से रिलेटेड हो गया तो लॉ कोर्ट देखेगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी रूल लाना है तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट बाकी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेती है। अगर मैं बात करूँ लास्ट जो हमारी ये है वो है कंकरेंट लिस्ट। इसमें ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है वो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो देखें जरा स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं, कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये सारी चीज़ जो सब्जेक्ट्स जो है वो स्टेट की इंपॉर्टेंस के लिए सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, उन्हीं के एरियाज पर ये बात की जाती है। द स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आती है। यहाँ तक तो हमारी जो बात थी वो स्टेट लिस्ट तक थी, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन ले रही थी स्टेट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कंकरेंट लिस्ट के बारे में। लास्ट जो हमारी लिस्ट है वो है बेटा हमारी थर्ड कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो टोटल 47 आते हैं, ठीक है। ये हमारे क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर रखे हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें दोनों लेवल पर बनाए जाते हैं, नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस से बनाए जाते हैं, यानी कॉमन इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। कोई भी बात है तो कॉमनली अप्लाई होती है, उन्हीं के एरियाज पर ही ये सारे लॉज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट। कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि दोनों ही गवर्नमेंट जो है मिलकर फैसले लेती हैं, लॉज बनाती हैं, ठीक है। और डिसीजन लेने का काम भी जो है दोनों गवर्नमेंट का होता है। सवाल ये भी उठता है कि साहब अगर अलग अलग अपोजिट दोनों की बातें हैं, दोनों की राय अलग अलग हैं, तो जिस लॉ को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, जो डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी, वही आगे फॉलो किया जाएगा और स्टेट को गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। बिकॉज सबसे बड़ी सरकार हमारे देश में कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, विवाद आते हैं कि भैया दोनों गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाए आपस में, तो बात जो है डंडा जो चलेगा, दबदबा जो चलेगा, झंडा जो गड़ेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जैसे एजुकेशन। एजुकेशन में एक नेशनल लेवल का भी लीडर होता है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और एक स्टेट लेवल का भी लीडर होता है, ठीक है, राज्य शिक्षा मंत्री जिसको हम कहते हैं, और एक केंद्र शिक्षा मंत्री होता है, वो सेंट्रल लेवल पे है बड़ा वाला, राज्य वाला थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। बिजली की जहाँ तक बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा एजुकेशन में अगर ऐसा होता है कि एक तुम्हारे बुक में एग्जांपल दे रखा है सिक्किम में कि जो बुक्स जो चलाई जा रही हैं वहाँ की सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका जो सिलेबस है, करिकुलम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है। अब क्या होना चाहिए था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलेगी ऐसा है तुम्हें चेंज करने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल तो मना कर नहीं सकती, वो सारे बुक लॉन्च होगी, तो क्या होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो सारी चीज़ मानेगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्रीज से रिलेटेड फैक्ट्री एक्ट होता है, मजदूरों के लिए जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनका अलग एक्ट होता है फैक्ट्रीज का, ठीक है। उसके लिए भी हमारी जो है दोनों तरह की गवर्नमेंट लॉ बनाती है। जॉइंट फैमिली हो गई, आपस में मिलकर जो बड़ा परिवार रहता है उससे रिलेटेड भी हो, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो चलती है हमारे देश में सबसे ज़्यादा, ठीक है। मैरिज हो गया, शादी से रिलेटेड जो भी कायदे कानून बनेंगे वो दोनों तरह की सरकार मिलकर बनाती हैं। शादी है तो डाइवोर्स को भी बनाएंगे। मेडिकल की बात कर लें तो मेडिकल की जितनी भी बात है वो सारी हमारी दोनों तरह की गवर्नमेंट बनाएगी। न्यूज़पेपर हो गया, ये लास्ट है, ये दोनों तरह की गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टकराव भी हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फुल एंड फाइनल डिसीजन माना जाएगा। सर इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है? बिल्कुल, बड़ी गवर्नमेंट है भाई, सबसे बड़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा पावर किसको दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर फिर फेडरलिज्म कैसे हुआ? फेडरलिज्म बेटा लेवल तो डिवाइड हो रखा है ना। यस सर, भाई यस सर, सेंट्रल उसमें गवर्नमेंट होल्डिंग टुगेदर में ऑटोनॉमी में जो है, ऑटोनॉमी किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को, पावर शेयरिंग कर रखी है ना।
वो सारी बात कहाँ बताई हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन बताई हुई है। तो इसीलिए हमारे देश में फेडरलिज्म चलता है। सबसे बड़ी लेवल की गवर्नमेंट सबसे बड़ी मानी जाएगी, ऊंचे लेवल की, उससे थोड़े से लेवल वाली जो है स्टेट गवर्नमेंट मानी जाएगी, और छोटी लोअर लेवल की जो गवर्नमेंट जो मानी वो लोकल लेवल में मानी जाएगी। ये बात हमारे लिए रखनी है। तो इस तरीके से क्या है, आज हमने तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करी। उसका थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। दोनों तरह की गवर्नमेंट इस पर जो है जितने भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उस पर दोनों तरह की गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं, डिसीजन ले सकती हैं। इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, दोनों के कानून में अगर टकराव होता है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। जो कानून यूनियन गवर्नमेंट ने बनाए होंगे वो फॉलो किए जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के रद्द कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सवाल ये भी उठता है कि व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। ऐसे भी कोई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो तीनों लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950s में हो गया था एप्लीकेबल, लेकिन 1949 में लग गया था। तो उसके बाद भी तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आए होंगे जो बाद में आए होंगे, उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, उन पे डिसीजन कौन लेगा, तो उन पे लेती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक आईटी का लॉ, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ गए, वायरस अटैक हैकर से आ गए, तो उस पे जो गाइडलाइंस देगी, प्रोवाइड करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यस सर, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी नेशनल इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट के खाते लीक ना हो जाए, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है वो लीक ना हो जाए, इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, नेशनल गवर्नमेंट पे बात आती है। तो उसी तरीके से हमारे देश के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो वो सब्जेक्ट्स भी हमारा क्या जो है यूनियन लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, उस पर यूनियन लिस्ट की ही सरकार बनाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरी इसकी, जैसे what about the subject that do not fall in any of the three lists, or the subjects like computer software that came up after constitution was made। क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना तो 1990 के बाद में आया है, ठीक है, और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया। उनको क्या पता कि भैया इंटरनेट आएगा, गूगल आएगा, हमारे देश के नेताओं को, अम्बेडकर साहब को। तो वो सारी चीज़ें क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि जो ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो ना यूनियन लिस्ट में आए, जो ना स्टेट लिस्ट में आए, जो ना कंकरेंट लिस्ट में आए, वो सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए जाएंगे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में, और उस पर जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को जो हम बोलते हैं वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है। ये लास्ट जो सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जैसे मैं बता चुका था कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्ट में नहीं आते, एनी अदर सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। वो सारे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते उनको हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स की हम बात करूँ, पावर टू मेक लॉ, यानी कि जो कानून बना के की जो पावर, जो शक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो यूनियन गवर्नमेंट मिलकर जो है कानून बनाती है, किस पर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जाहिर सी बात है अलग ही अपना सब्जेक्ट है, अलग ही एरिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कंप्यूटर की कोई बात ही नहीं की गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में एप्लीकेबल हो गया था, उस टाइम पे तो कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। पर आगे जब हमें फीलिंग हुई, ट्रबल हुआ, प्रॉब्लम्स हुई कि भैया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर भी हमें कानून बनाना चाहिए, तो किसके हाथ में पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सोशल मीडिया हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट, ट्विटर वगैरह हो गए, इन सब की पावर जो होती है उस पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की, भैया फेसबुक पे इतना वो चलाना है, हैकर्स वगैरह कम करना है, वो सारी चीज़ गाइडलाइंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, हैकर्स ऐसा ना हो अकाउंट्स वगैरह हैक कर ले, तो उन सब पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। इसीलिए हमारे जो है IT मिनिस्टर्स बने हुए हैं, वो अपनी तरह तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।